मित्रों, ग्राफ एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ग्राफ एजुकेशन एकेडमी की शुरू से आप सभी को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की जो पहल रही है, इसी पहल और इसी कड़ी को हम यहाँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे ले जाना चाह रहे हैं। हम आज आपके साथ में बीएससी पार्ट द्वितीय वर्ष भौतिक विज्ञान विषय को लेकर के जो विचार हैं आप सभी के साथ साझा करेंगे। सबसे पहले द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र, जो हमारे 3 मुख्य प्रश्न पत्र हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स है। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तीसरा जो प्रश्न पत्र है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस आपके साथ में हम लोग पढ़ाएंगे, यहाँ आपके साथ में साझा होगा। अब हम आपका ध्यान इसके दूसरे पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर भी आगे अग्रसर करेंगे। यूनिट नंबर 1 जिसमें ऑर्थोगोनल कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, आपके ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, डिराक डेल्टा फंक्शन एटसेट्रा सभी टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 1 में होंगे। इसी कड़ी में दूसरे यूनिट में जो आपके लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, जिसमें टाइम डायलेशन है, आपके लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, आपके 4 मोमेंटम है, 4 मोमेंटम फोर्सेस हैं, 4 फ्रीक्वेंसीज हैं आदि, इस द्वितीय यूनिट में आपके साथ में हम लगातार आपके साथ में पढ़ाते रहेंगे। तीसरे यूनिट के लिए जो सिलेबस है वो सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस, जिसमें लेजेंड्रे है, लागेर है, हर्माइट है आदि वैज्ञानिक जिन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, ये तीसरे यूनिट में आएंगे। चौथे यूनिट और अंतिम यूनिट में हम आपके साथ में बाउंड्री सिमेट्रिक प्रॉब्लम्स, परिसीमा मान समस्याएं, जिसमें 3D से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, 2D से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है और कई तरीके की परिसीमा से संबंधित समस्याएं हैं, ये यूनिट नंबर 4 में आपके साथ में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आप सबके साथ में शुरू करेंगे। जो अब तक आप लोगों ने पढ़ा, मैं आप सबके साथ में अब थोड़ा सा उसको रिवाइज करने का प्रयास करूंगा, आपको याद दिलाने का प्रयास करूंगा कि इस कोरोना पेंडेमिक में आपने कुछ भुला तो नहीं दिया है, आपको कितना उस सब्जेक्ट और उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है, मैं आप लोगों से इस बारे में अभी शेयर करना शुरू करूंगा। वक्र रेखी निर्देश तंत्र, सबसे पहले हमारा टॉपिक है निर्देश तंत्र। आखिर निर्देश तंत्र क्या होता है, इसे कैसे पहचाना जाता है, ये कैसे काम में आता होगा, डेफिनेशन क्या होती होगी, कई तरीके की चीज़ें अभी यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट होना बाकी हैं। तो जैसा मैं आपको बता दूं कि एक छोटा उदाहरण हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मुझे मेरा नाम और मेरे एड्रेस के कारण जाना तो जाता है, लेकिन वो कौन सी स्पेसिफिक चीज़ है जो मेरे बारे में संपूर्ण व्याख्या कर सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति यदि मुझे पत्र लिखता है और पोस्टल एड्रेस से मेरे घर वो पोस्ट करता है तो वो मुझे कैसे मिल पाएगा, मैं आपसे इस बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। वो ही मेरे निर्देश तंत्र को संपूर्ण रूप से आपके सामने रखेगी। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जो भी मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम है, मेरे गांव का नाम है, मेरे शहर, तहसील, कस्बे, ढाणी आदि का नाम है, इन्हें कोई नहीं जानता है। एक स्पेसिफिक नंबर जिसे पिन कोड कहा जाता है, आप समझ गए, पिन कोड, हर एक पोस्टल एड्रेस के लिए एक पिन कोड, स्पेसिफिक पिन कोड होता है, वो सिर्फ उसी जगह के लिए होता है।
तो ये जो पिन कोड है ये मेरी संपूर्ण व्याख्या कर देता है। कैसे करेगा? जैसे ही मेरा पिन कोड कहाँ पर डाला जाएगा वहाँ से मेरी जो जानकारी है उन लोगों को मिलना प्राप्त धीरे धीरे हो जाएगी। कहाँ का है, ये किस स्टेट से है, फिर ये स्टेट किस में आता है, फिर ये कंट्री है, कहाँ पे ये रहता है, सब चीज़ें उसको पता धीरे धीरे लगना लगेगी। वैसे ही निर्देश तंत्र भी उसको कहते हैं जिसके द्वारा किसी भी कण की स्थिति की संपूर्ण व्याख्या, कोई भी पॉइंट है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी, अब मैं कहना चाहूँ कि एक तरीके से किसी भी कण की स्थिति आपको मालूम करनी है कि स्थिति कहाँ है, वो कहाँ मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, उसके स्थिति सदिश क्या होंगे, एक एक चीज़ धीरे धीरे आपके सामने व्याख्या में करने जा रहा हूँ। तो किसी कण की संपूर्ण व्याख्या जिसके द्वारा की जाती है निर्देश तंत्र कहलाता है। मुख्यतः ये दो प्रकार के होते हैं, 2D एंड 3D। और अब इसी कड़ी में हम 4D को भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके लिए अगली यूनिट तक आपको रुके रहना होगा। एक्चुअल में 2D जिसके अंदर सिर्फ 2 डायमेंशंस होते हैं, एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप सभी भौतिकी के विद्यार्थी हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी आवश्यक है। 3D की हम बात करें तो इसमें 3 निर्देश तंत्र होंगे, 3 निर्देशांक अक्ष होंगे, एक्स वाई और जेड। तो हमारा जो निर्देश तंत्र है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, 2D एंड 3D। ओके, अब हम बात करते हैं कि मैं ऐसा क्या कहने जा रहा हूं जिस चीज को यदि हमने पहले पढ़ लिया है तो अब हमें इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता उत्पन्न क्यों हुई, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम 3 निर्देश अक्ष बनाना चाहते हैं, एक्स वाई और जेड। ये इनका क्या हो गया? ओरिजिन पॉइंट, जिसको मूल बिंदु कहा जाता है। यदि यहाँ पे मैं कोई पॉइंट P अज्यूम करता हूँ, माना कि कोई P बिंदु यहाँ उपस्थित है, तो सबसे पहले मूल बिंदु से इसकी एक हम लाइन से, रेखा से इसको टच करते हैं और इसका OP जो है ये इसका क्या हो गया? स्थिति सदिश हो गया। अर्थात कि वह सदिश जो किसी कण की स्थिति की संपूर्ण जानकारी हमें किस माध्यम के द्वारा लाके देता है उसे स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर R से डिनोट किया जाता है। यदि P बिंदु के निर्देशांक हम लोग लें तो क्या क्या लेंगे? X, Y और Z। अर्थात यदि मेरे को OP को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? X I कैप, Y J कैप, Z K कैप। अब यदि कोई मेरे को कहे कि मुझे इसका परिमाण ज्ञात करना है तो परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? स्थिति सदिश का आपको पता है, जो भी x, y और z अक्षों के अनुदिश जो भी एकांक सदिश है उनके साथ जो गुणाकारा है उसका स्क्वायर करते हुए आपको क्या लेना है? रूट लेना है। अर्थात रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ जेड स्क्वायर। ओके, इस तरीके से इसकी स्थिति सदिश की गणना भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस टॉपिक को अब मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। आपको यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब मेरा जो पहला डेफिनेशन आएगा वो आएगा, मैं भी आपको बेसिक्स करवा रहा हूँ सभी को। सबसे पहले मेरा जो पहला जो बेसिक आपको नॉलेज आज यहाँ इस कक्षा के माध्यम से हम दे रहे हैं वो है प्रवणता। बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष में आपने प्रवणता के बारे में पढ़ा है और आपको याद भी होगा। मैं आपको थोड़ा सा उसका रिवीजन यहाँ पे करवा रहा हूँ। प्रवणता क्या होती है? देखिए, परिभाषा के माध्यम से हम लोग पढ़ने की प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। मैं आपको वापस से इसकी ओर ध्यान लेके जा रहा हूँ। किसी अदिश राशि का किसी अदिश क्षेत्र में अधिकतम परिवर्तन की दर
क्या कहलाती है? अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। इसे ग्रेड से व्यक्त किया जाता है, GRAD, ग्रेड। ग्रेडियंट इसका फुल नेम है GRAD, ग्रेड। ग्रेड से व्यक्त किया जाता है। आपको मैं और आगे ले जाऊं, थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूं तो इसे उल्टे त्रिभुज, अर्थात ये ग्रेड का डेल का साइन है, इसको डेल से, ग्रेड को डेल से डिनोट किया जाता है। पुनः रिवाइज हम लोग करेंगे। मैंने कहा किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। इसे ग्रेड से व्यक्त करते हैं। ग्रेड को डेल से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको डेफिनेशन में बता चुका हूं, हमने एक त्रिविम निर्देश तंत्र 3D में लिया जिसके XYZ निर्देशांक अक्ष है। O इसका क्या है? मूल बिंदु है। यहाँ से हमने 2 पॉइंट लिए और 2 अदिश क्षेत्र ले लिए, इसको इससे मिलाया। ये O बिंदु हम ले लें P और ये ले लें Q। ठीक है, O, P और Q। ठीक है, और ये इधर की ओर होगा। अब मैं यहाँ पे 2 बिंदुओं P और Q के लिए अदिश फलन की प्रवणता को ज्ञात करने का प्रयास करूँगा। प्रयास यहाँ पे हम लोग शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे जो फलन है, माना कोई अदिश फलन फाई है। क्या है? कोई अदिश फलन क्या है? फाई है। अब हमें क्या करना है? हमें इसके बारे में आपको इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका गणितीय पद आपके साथ में बनाना है। तो गणितीय पद बनाने के लिए हम ये कह दें कि यदि ये पद जो है, कौन सा? फाई वाला पद, तो यदि मैं प्रवणता को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा तो ग्रेड फाई इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम। वापस से हम इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी अदिश क्षेत्र में अदिश फलन में अधिकतम परिवर्तन की दर, फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन ए स्केलर फंक्शन, in a scalar function in a scalar field, maximum rate of change, it's called gradient of a scalar field. So then grade phi is equals to del phi upon del r maximum. maximum अधिकतम मान r, r इसमें तीनों x, y और z तीनों पद शामिल होंगे, इसलिए हमने इसको लिख दिया del phi upon del r। यदि इसको इसके एकांक सदिश के पद के अंदर यदि हम लोग लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या? डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम dn। ठीक है, ये बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष की परिभाषा थी। हम इस टॉपिक को फिर से आगे लेके चल रहे हैं और आगे वाले टॉपिक पे आपका ध्यान लेके जाना चाहेंगे। आपने अगला टॉपिक भी पढ़ रखा है क्या? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। ठीक है, देखिए सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की जो परिभाषा है पहले हम उसे लेंगे, तत्पश्चात आपके सामने इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हमने प्रवणता पढ़ी, प्रवणता पढ़ने के बाद में हम डाइवर्जेंस पे गए। तो डाइवर्जेंस पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले एक
आकृति का निर्माण हम लोग यहाँ कर लेते हैं। O इसका मूल बिंदु है और हमने बीच में मान लिया, हमारा कोई सेंटर पॉइंट ले लिया P। यदि मैं इसको निर्देशांक अक्षों के हिसाब से बांटूं तो x, y और z इस प्रकार से बांटे जाएंगे, ठीक है। और अब मैं इसको आगे आपको पढ़ाना चाहूँ तो हम इसके अंदर से एक छोटा सा क्यूबिक सेक्शन उठा लेंगे जिसका आयतन क्या होगा, dv। एक dv आयतन अल्पांश हमने इसके अंदर से उठा लिया। अब डाइवर्जेंस की परिभाषा पर आते हैं। डाइवर्जेंस कहता है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। क्या कहा, किसी बंद पृष्ठ के एकांक आयतन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। परिभाषा को गणितीय रूप यदि हम दें तो गणितीय रूप में क्या होगा, डाइवर्जेंस को DIV से हमने ले लिया और मान लिया कि सदिश क्षेत्र के लिए घटक A है। तो डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv A डॉट dA, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ A इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv आपका बंद पृष्ठ का समाकलन A डॉट dA जो आपका फ्लक्स है। यदि सिंपल रूप में और पढ़ना चाहें, सेकंड डेफिनेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन को और हम सिंपल बना देते हैं, क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस की परिभाषा सीधी सीधी बनाना चाहें तो किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स एकांक आयतन, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स व एकांक आयतन के अनुपात को भी, वही चीज मैंने यहां लिखी है वही चीज मैं यहां लिख रहा हूं, क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस कह सकते हैं। आपको फिर से मैं याद दिला दूं कि कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में जिसको हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, जो कि 3D का ही दूसरा नाम है, त्रिविम निर्देश तंत्र का ही दूसरा नाम है कार्टीजन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें जब डाइवर्जेंस को हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास बीएससी पार्ट प्रथम वर्ष में डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल्स टू आया था डेल डॉट ए। क्या आया था, डेल डॉट ए। तो मैं यदि यहां लिखना चाहूं कि डेल डॉट ए इज इक्वल्स टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv A डॉट dA, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो एक बार दोबारा से हम रिवाइज कर लें, डाइवर्जेंस किसको कहते हैं, डाइवर्जेंस है क्या, डाइवर्जेंस हमने कैसे पढ़ा। डाइवर्जेंस पढ़ने के लिए हमने इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया, इससे एक आयतन अल्पांश dv उठा लिया और उससे हम लोग कहना चाह रहे हैं कि किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत विद्युत फ्लक्स की मात्रा या विद्युत फ्लक्स के मान को क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है मित्रों, वापस से यदि मैं इसको और सिंपल करने का कोशिश करूं तो कह सकता हूं कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स और एकांक आयतन का अनुपात भी क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। यदि कार्तीय निर्देश तंत्र और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू डेल डॉट ए होगा। यदि इस डेफिनेशन को मैं यहाँ ले जा करके रखना चाहूँ, इसका मान यहाँ पुट करूँ तो डेल डॉट ए इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv बंद पृष्ठ का समाकलन ए डॉट डी। हमारी यहाँ पे दो डेफिनेशन कंप्लीट हुई।
अब हम तीसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक जो है हमारा वो है सदिश क्षेत्र का कर्ल। क्या है? सदिश क्षेत्र का कर्ल। ठीक है, देखिए सदिश क्षेत्र का कर्ल जो है मैं आपको थोड़ा और डीप लेके जाना चाहूँगा। कर्ल के लिए हमेशा से क्या होता है, एक स्ट्रक्चर हम लोग निर्मित करते हैं, कोई फ्रेम ले सकते हैं, कोई एक ऐसा स्थान ले सकते हैं जिससे लगातार कोई चीज़ प्रवाहित हो रही हो। जैसे कि भंवर धाराओं की जो उत्पत्ति है वो भी इस कर्ल के कारण होती है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, भंवर धाराओं की जो उत्पत्ति है वो कर्ल के कारण होती है। हम इसको और थोड़ा सा विस्तृत करके पढ़ने का प्रयास करें तो सदिश क्षेत्र का कर्ल किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से निर्गत रेखा समाकलन को सदिश क्षेत्र का क्या कहते हैं? कर्ल कहते हैं। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से, मैं आपको ध्यान वापस से लेके जाना चाहूंगा। डाइवर्जेंस में किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से था, इसमें क्या है? एकांक क्षेत्रफल से है। निर्गत रेखा समाकलन को सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। इसको कर्ल CURL से डिनोट किया जाता है। यदि मैं कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करूं तो कार्तीय निर्देश तंत्र में कर्ल A = डेल क्रॉस A होगा। ठीक है, और डेफिनेशन को यदि गणितीय रूप में लिखने का प्रयास करें तो कर्ल ऑफ A = डेल क्रॉस A लिमिट dA टेंड्स टू 0 1/dA A डॉट dl। यदि इसी डेफिनेशन को मैं और थोड़ा सा सरल करूं और सेकंड डेफिनेशन आपको बताऊं तो, जैसा कि हमने डाइवर्जेंस में बनाई थी, बहुत सिंपल है मित्रों। ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है? बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। नीचे क्या नजर आ रहा है? क्षेत्रफल। तो बना दीजिए क्या? बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन अनुपात एकांक क्षेत्रफल। वापस रिपीट कर लें, किसी बंद पृष्ठ के रेखा समाकलन व क्षेत्रफल के अनुपात को सदिश क्षेत्र का क्या कहते हैं? कर्ल कहते हैं। ठीक है, ये मूलतः 3 प्रकार की परिभाषाएं, 3 प्रकार के टॉपिक आप लोगों ने BSc पार्ट प्रथम वर्ष में पढ़े होंगे। चूंकि इनका विस्तृत रूप से यहाँ पे हम इस द्वितीय वर्ष में चर्चा करेंगे, बढ़ा करके इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक यकीनन मानिए बड़े होने जा रहे हैं। आपको मैंने सबसे पहले इन तीनों का बेसिक इसलिए याद दिलाया कि हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो, आप लोग डेफिनेशन से आए, आप लोग तरीके से उतरेंगे तो एक एक चीज़ आपके सामने होगी। अब मैं जो मेरा सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है उसके ऊपर आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा। मैंने आपके सामने 3 टॉपिक को डिस्कस किया। अब इन 3 टॉपिक को हम एक साथ थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कर ले, जिससे हमको बहुत फास्ट रिवाइज में याद होगा। मैंने सबसे पहले लिया था ग्रेडियंट, एक, दूसरा लिया डाइवर्जेंस और तीसरा लिया कर्ल।
डेफिनेशन से देखें तो किसी अदिश फलन में, किसी अदिश क्षेत्र में अधिकतम परिवर्तन की दर अदिश फलन की प्रवणता अर्थात ग्रेडियंट कहलाती है। ग्रेडियंट को हमने कहा ग्रेड फाई इज इक्वस टू डेल फाई इज इक्वस टू डेल फाई अपॉन डेल आर मैक्सिमम। ठीक है, फिर हमने कहा डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस के लिए हमने कहा कि किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक आयतन से निर्गत विद्युत फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। हमने कहा डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वस टू डेल डॉट ए इज इक्वस टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1 अपॉन dv a डॉट dA। और तीसरा कर्ल हम लोग पढ़ रहे हैं, वापस से याद कर लें, किसी बंद पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से निर्गत रेखा समाकलन को, क्या, लाइन इंटीग्रल को क्या कहेंगे, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहेंगे। कर्ल A इज इक्वस टू डेल क्रॉस A एंड कर्ल A यदि दोबारा से लिखें तो लिमिट dA टेंड्स टू 0 1 अपॉन dA A डॉट dl। ये हमारे तीनों का दोबारा से एक बार रिवाइज हुआ। अब हम इसके ऊपर बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे पहले टॉपिक का नाम है वक्र रेखी निर्देश तंत्र। कर्व लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, जिस प्रकार से कार्तीय निर्देश तंत्र में त्रिविम समष्टि में निर्देशांकों को या किसी कण की स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में भी किन्हीं बिंदुओं की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मैं कहूं कि कोई त्रिविम समष्टि में 3 वक्र पृष्ठ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वह निर्देश तंत्र वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाएगा। ठीक है, तो त्रिविम समष्टि में 3 वक्र पृष्ठ एक दूसरे को एक बिंदु पर क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो निर्देश तंत्र कौन सा कहलाएगा, वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाएगा। जिस प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र में कोऑर्डिनेट्स को x, y, z से प्रदर्शित किया था, ठीक उसी प्रकार वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में u1, u2, u3 द्वारा इनको प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है मित्रों, अब हम यदि बात करें कि जिस प्रकार लगातार हम लोगों को इनके एक्सचेंज को पढ़ना है, टिपिकल कुछ नहीं है, टिपिकल हम स्वयं बनाते जाते हैं। ठीक है, तो हमें इसको टिपिकल नहीं बनाना है, हमें इसको बहुत सिंपल मक्खन क्रीम की जैसे पढ़ना है। जितना आप तरीके से पढ़ते जाएंगे, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि मैं इन पर स्पर्श रेखाएं खींच दूं, तो इन वक्र पृष्ठों पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये इनके निर्देशांक अक्ष बन जाएंगे। और जब हम इसको साथ में इकट्ठा करेंगे, किस तरीके से कि जब u1 जो वक्र था उस पर खींची गई जो निर्देशांक रेखा है, ये u1 अक्ष कहलाएगी, ये u2 अक्ष कहलाएगी और ये u3 अक्ष कहलाएगी। ठीक है, अब मैं यदि स्थिति सदिश की बात करूं तो सबसे पहले हम इनका एक रूपांतरण यहाँ देख लेते हैं। और रूपांतरण बड़ा अच्छा सा है
देखिए अब तक हमने कार्तीय निर्देश तंत्र या त्रिविम निर्देश तंत्र को पढ़ा है, अब हम वक्र रेखीय निर्देश तंत्र को यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यदि मैं इनका रूपांतरण देखूं, यदि मैं कहूं कि मेरे को वक्र रेखी से त्रिविम में रूपांतरण देखना है, तो वक्र रेखी निर्देशांक u1 depends on u1 and xyz also, u2 it depends on u2 and xyz, and u3 is equals to u3 xyz। यदि मैं इसको व्युत्क्रम में देखने का प्रयास करूं, तो जो x कोऑर्डिनेट है ये x पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, u1 u2 u3 पर भी करेगा, y पर करेगा, बट u1 u2 u3 पर भी करेगा। क्यों? क्योंकि अब हम इसको सिमिलरिटी से पढ़ते हुए इन कोऑर्डिनेट्स एक्सिस के अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। मैंने कहा लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र तथा स्केल गुणक, ऑर्थोगोनल कर्वलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्केल फैक्टर। ध्यान दीजिए, वक्र रेखी निर्देश तंत्र तथा स्केल गुणक। मित्रों जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान दें, इस पूरे चीज में इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। सिंपल है, जब तीन वक्र पृष्ठ एक दूसरे को या तीन वक्र रेखी निर्देश तंत्र एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करे, लंबवत प्रतिच्छेद करे, तो बनने वाला निर्देश तंत्र कौन सा निर्देश तंत्र होगा? लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र। वापस से रिपीट कर लें, व्हेन थ्री कर्वी सरफेस आर इंटरसेक्ट ईच अनदर एट ए पॉइंट विच आर ऑर्थोगोनल फ्रॉम ईच एंड एवरी एक्सिस, like u1 is orthogonally u2, u2 is orthogonally u3 and u3 orthogonally u1। मतलब u1 u2 के लंबवत है, u2 u3 के लंबवत है, u3 u1 के लंबवत है, तो बनने वाला निर्देश तंत्र लांबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र कहलाता है। जिस प्रकार कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z से डिनोट किए जाते थे, निरूपित किए जाते थे, ठीक उसी प्रकार वक्र रेखी निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक u1, u2, u3 से निरूपित किए जाएंगे। आगे बढ़े तो आप समझें, यदि मुझे कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के लिए स्थिति सदिश के लिए कोई पॉइंट को यदि रिप्रेजेंट करना होता तो मैं कैसे करता? r इज डिपेंड्स ऑन r एंड x, y एंड z, समीकरण नंबर 1। ठीक उसी प्रकार वक्र रेखी निर्देश तंत्र में r इज डिपेंड्स r, u1, u2 एंड u3 कि वक्र रेखी निर्देश तंत्र और कार्तीय निर्देश तंत्र में इस प्रकार से किसी बिंदु के स्थिति सदिश को व्यक्त किया
जाता है। ध्यान दीजिए, यदि अब हम इसका आंशिक अवकलन करें, किसका? समीकरण 2 का, करिए। dr इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल u1 du1 प्लस डेल आर अपॉन डेल u2 du2 प्लस डेल आर अपॉन डेल u3 du3। हो गया? आपने पहले भी आंशिक अवकलन किए होंगे, इसलिए अब हम इस टॉपिक को यहाँ से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पे समीकरण नंबर हमने इसका क्या ले लिया? 3। देखिए छात्रों, यहाँ से हमारी पहली डेफिनेशन बनना स्टार्ट होगी, जो बीएससी पार्ट द्वितीय वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में आती हैं। जो आपके पेपर का जो फॉर्मा होता है, उसमें जो 1.5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के जो 9 पार्ट आते हैं, 9 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उसमें जो 6 पार्ट आते हैं, उनमें इस तरीके की डेफिनेशंस जो बीच से उठा करके पूछ ली जाती है। कई बार छात्र ध्यान नहीं देते हैं और जब उनके सामने ये परिभाषा आती है तो उनका एक जवाब होता है आउट ऑफ कोर्स, कि ये तो कोर्स में था ही नहीं, लेकिन ये कोर्स में है। आप ध्यान से देखिए, ये बीच से उठी हुई एक डेफिनेशन है। यहाँ डेफिनेशन क्या है? यहाँ पे जो आपका जो पद है डेल आर अपॉन डेल यू आई वाला, कौन सा? डेल आर अपॉन डेल यू आई वाला, जहां आई बराबर 1, 2 एंड 3 है। मेरा कहने का मतलब, यदि हम i बराबर 1 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? डेल r अपॉन डेल u1। 2 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? डेल r अपॉन डेल u2। 3 पुट करते हैं तो क्या बनेगा? डेल r अपॉन डेल u3। ठीक है, यहां इसे हम आधार सदिश, कौन सा सदिश? बेस वेक्टर, आधार सदिश कहते हैं, और इसे स्मॉल bi से व्यक्त करते हैं। दोबारा से ले लें तो bi जो क्या है? आधार सदिश है। bi इज इक्वल टू क्या होगा? डेल r अपॉन डेल यू आई। और i बराबर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। ठीक है, और अब इसको एक बार रोक लेते हैं, वापस से आते हैं हम लोग, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दे, थोड़ा सा आपके दोबारा से इस टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए, हमने स्टार्ट किया था लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र और स्केल गुणक। लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र उसे कहते हैं जब 3 वक्र प्रस्थ एक दूसरे को लंबवत एक बिंदु पर क्या करे? प्रतिच्छेद करे, तो वह क्या कहलाता है? लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र कहलाता है। अब आती है बात कि हमने कहाँ पढ़ा? हमने सबसे पहले इसको कार्तीय निर्देश तंत्र में पढ़ा, और यदि कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु की स्थिति के निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं तो हम निर्देशांक लेते हैं x y z। यदि इसका स्थिति सदिश हमें ज्ञात करना है तो कैसे लेंगे? r इज इक्वल टू r x y z, इक्वेशन नंबर 1। यदि ठीक उसी प्रकार वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में जो x y z हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को कौन रिप्लेस करता है? u1 और u2 और u3। तो r इज इक्वल टू r, u1 u2 एंड u3, इक्वेशन नंबर 2। यदि समीकरण 2 का हम आंशिक अवकलन लेने का प्रयास करें तो क्या आएगा? डेल आर अपॉन डेल r1, डी आर बराबर डेल आर अपॉन डेल यू आई डी वाई, प्लस डेल आर अपॉन डेल यू2 डी यू2, प्लस डेल आर अपॉन डेल यू3 डी यू3। ये ले लिया। लेने के बाद में हमने यहां से एक पद उठाया डेल आर अपॉन डेल यू आई, जिसमें 1, 2, 3 सभी हो सकते हैं। तो यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल यू आई को हम लोगों ने एक सदिश का नाम दिया, जिसका क्या नाम है? आधार सदिश। क्या नाम है मित्रों? आधार सदिश। तो इसे bi से व्यक्त करते हैं, वेक्टर ऑफ bi, इसे आधार सदिश बेस वेक्टर कहते हैं। और bi इज इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल यू आई। यहाँ पे i बराबर क्या होगा? 1, 2 एंड 3। अब हम आगे चलेंगे, जो कि हमारी अगली डेफिनेशन बनेगी। आपका ध्यान वहां ले जाता हूं, स्केल गुणक।
स्केल फैक्टर। ठीक है, इसे HI से व्यक्त करते हैं, इसे HI से व्यक्त करते हैं। इस HI को व्यक्त करने के लिए हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हम कहेंगे क्या, स्केल गुणक है क्या, आधार सदिश का परिमाण स्केल गुणक कहलाता है। अर्थात HI इज इक्वल्स टू mod ऑफ DI या डेल R अपॉन डेल UI या I बराबर 1, 2 एंड 3। इसे क्या कहेंगे, स्केल गुणक कहेंगे। ये हमारे स्केल गुणक की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। हम अगली कक्षा में और दूसरी चीज़ का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।